मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत रसायन। इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक भी क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो में हमने नन्नस्ट समीकरण के बारे में क्या किए थे, चर्चा किए थे। वह जो नन्नस्ट समीकरण था वो आपका दो प्रकार के सेल पढ़े थे हम लोग शुरू में। एक रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और एक था हमारा विद्युत अपघटनी सेल। और उसमें हम लोग नन्नस्ट समीकरण इससे पहले हम लोग क्या कर चुके थे, देख चुके थे। आज हम नन्नस्ट समीकरण को फिर से, एक डेनियल सेल है, इस डेनियल सेल के अंतर्गत किस प्रकार से नन्नस्ट समीकरण को क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। यहाँ पर जो डेनियल सेल होता है, इसके लिए हमको नन्नस्ट समीकरण तैयार करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो अर्ध सेल लेते हैं। यहाँ पर दो अर्ध सेल दिया है। ये दिया है हमारा Zn, जो कि क्या होता है हमारा Zn2+ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये लवण सेतु होता है। और ये हमारा क्या होता है, कॉपर 2+ होता है, जो कि कॉपर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पर ये जो हमारा Zn जो होता है वो हमारा पहले क्या होता है, सॉलिड रहता है, बाद में क्या हो जाता है, एक्वा हो जाता है। ये हमारा पहले एक्वा रहता है, बाद में क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, इस प्रकार से दो हमारा क्या लिया जाता है, अर्ध सेल लिया जाता है। एक अर्ध सेल में हम क्या करते हैं, इसमें हम जिंक की क्या करते हैं, इस प्रकार से छड़ डुबा देते हैं। इसमें हम कॉपर की छड़ डुबा देते हैं। जिंक की जो छड़ होता है वो ZnSO4 जो होता है, जिसको हम लोग जिंक सल्फेट कहते हैं, इस पर क्या रहता है, डूबा रहता है। तो ये हो गया ZnSO4। और ये जो कॉपर की जो छड़ होता है, ये हमारा 20 विलयन में डूबा रहता है, वो क्या रहता है हमारा CuSO4 में क्या रहता है, डूबा रहता है ना। और ये हमारा इस प्रकार से क्या होता है, हमारा लवण सेतु होता है। और ये आपस में एक परिपथ से, और यहाँ पर एक मीटर जगह होता है, उससे जुड़ा रहता है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, राइट हैंड साइड कहलाता है। तो इस तरीक़ा से ये हमारा दो अर्ध सेल होता है। और ये दोनों अर्ध सेल क्या करता है हमारा, इस प्रकार से जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इसके आधार पर हमको क्या करना है, नन्नस्ट समीकरण को क्या करना है, बताना है। अब इसी के बेसिस पर आगे हम नन्नस्ट समीकरण को जब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, दो प्रकार का हमारा इलेक्ट्रोड होता है। एक होता है सामान्य इलेक्ट्रोड विभव और एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसके आधार पर करते हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं E, और यहाँ पर ये हो जाता है, इसके लिए अगर हम करें तो Zn, और ये हो जाता है 2+ चार्ज, और ये हो जाता है Zn। ये हमारे इलेक्ट्रोड के लिए होता है, इक्वल टू, अगर इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए किया जाए तो ये कितना हो जाता है हमारा Zn2+ डिवाइडेड बाई कितना होता है, Zn। और यहीं पर अगर हम देखें तो नन्नस्ट समीकरण में क्या करता है हमारा, RT अपान होता है हमारा NF अपान NF। चूँकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये अब दिख रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो उस स्थिति में N की जगह कितना रख लिया जाता है, यहाँ पर 2 रख लिया जाता है, और ये हो जाता है F, और यहाँ पर Ln। और यहाँ पर चूंकि हम लोग जिंक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जिंक आयन की जो सांद्रता होता है वो कितना लिख दिया जाता है, 2+ चार्ज लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, उस सॉलिड फॉर्म की इकाई कितना होता है, 1 होता है। अतः उसको 1 जो है Zn न लिखने की जगह हम जो है Zn2+ लिख देते हैं। तो ये किसके लिए होता है हमारा, एक अर्ध सेल के लिए होता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा के लिए अगर निकालें तो दूसरा के लिए भी निकाल सकते हैं भाई। हमारा दूसरा अर्ध सेल के लिए जो है, दूसरा अर्ध सेल के लिए अगर हम निकालते हैं तो इसका क्या हो जाता है, Cu2+ हो जाता है। और ये जो है किस में बदल जाता है, Co में। ये हमारा सामान्य इलेक्ट्रोड के लिए होता है। अगर इसी को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड के लिए निकालें तो यहाँ पर Cu2+ है ना, और डिवाइडेड बाई Cu हो जाता है, प्लस में क्या हो जाता है हमारा RT। और ये हो जाता है हमारा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो 2F, और ये हो जाता है Ln। और यहाँ पर फिर से देखो, कॉपर हमारा एक सॉलिड और एक एक्वा है, तो एक्वा को अगर लिखते हैं तो यहाँ पर आपका Cu2+ चार्ज को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसको लिख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब हम बोल सकते हैं E, और ये हो जाता है L को प्रदर्शित कर रहा है। और दूसरा वाला जो है इलेक्ट्रोड के राइट हैंड साइड को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब चूँकि आपको पता है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो E सेल होता है, ई सेल बराबर क्या होता है हमारा, E ये होता है हमारा राइट साइड, और E होता है हमारा लेफ्ट साइड। राइट साइड को हम लोग कैथोड भी बोलते हैं, इस वाला को क्या बोलते हैं भाई, कैथोड, और इस वाला को क्या बोलते हैं, एनोड।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन एनोड के जैसा व्यवहार कर रहा है और कौन कैथोड के जैसा व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर जो जिंक सल्फेट में डूबा हुआ जो जिंक छड़ है ये हमारा एनोड के जैसा व्यवहार करता है, ये वाला किसके जैसा, हमारा एनोड के जैसा। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है कैथोड के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसके आधार पर इसमें हम मान को क्या करते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हमारा ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू, अब देखो ई आर का मान कितना दिया है, हमारा ई आर का जो है कैथोड का मान दिया है, ये वाला कैथोड है, नीचे वाला जो लिखे हैं वो कैथोड का है। तो ई और कॉपर +2 डिवाइडेड बाई कॉपर के बराबर इतना दिया है, तो इसके मान इतना के बराबर है। तो हम इस मान को लिखेंगे, देखो इतना का मान इतना है, तो हम एक साइड को लिखेंगे तो इस साइड को लिखते हैं। तो हमारा मान क्या होता है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है E0, ये हो जाता है Cu2+, और ये हो जाता है Cu, और साथ में क्या है प्लस, ये हो जाता है RT, और पान क्या हो जाता है 2F, ये हो जाता है Ln, और यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा Cu2+ को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो अब यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चूँकि इसका ये वाला जो है मान को रख रहे हैं, तो यहाँ पर जो कि माइनस है दोनों के बीच, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इस प्रकार से कोष्टक में क्या कर देते हैं, हम लोग बंद कर देते हैं भाई, इस प्रकार से कोष्टक में बंद कर दिए। ये किसका मान हो गया, हमारा ER का मान हो गया, कैथोड का। अब हमको क्या करना है, एनोड का मान को रखना है, तो ये क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। अब यहाँ पर इसका मान कितना है हमारा, देखो Al का, तो इसको लिखते हैं, ये कितना हो जाता है हमारा E0, और ये हो जाता है आपका Zn2+ चार्ज, और ये हो जाता है हमारा Zn, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका प्लस, ये हो जाता है RT, और पान कितना हो जाता है आपका 2F, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है Ln, और ये कोष्टक में हो जाता है Zn2+ चार्ज को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इस प्रकार से कर देते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो इसमें दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ कॉमन लग रहा है। देखो ये जैसे प्लस RT/2F Ln, इसमें भी है RT/2F + Ln, इसको हम कॉमन निकालते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाता है, आपका भाग हो जाता है। तो यहाँ पर इसी को कैसे लिखा जा सकता है, ये हो जाता है ई सेल इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या बचा है भाई, तो ये हो जाता है हमारा E0, और ये हो जाता है आपका Cu2+ डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, Cu माइनस, यहाँ पर हो जाता है E0, और ये हो जाता है Zn2+, और ये हो जाता है Zn। ये हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर ये इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें घटा सकते हैं। अब इसमें दोनों में प्लस है हमारा, यहाँ पर क्या कर देते हैं प्लस, ये हो जाता है RT अपान क्या हो जाता है आपका 2F, और ये हो जाता है Ln, दोनों में मान है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो कॉमन निकाल दिए। अब बचा है कॉपर और बचा है हमारा जिंक। तो जो कॉपर होता है, इस कॉपर को क्या कर लिया जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है आपका कॉपर का करेंगे तो Cu2+ चार्ज हो जाता है, 2+ चार्ज डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाता है आपका Zn2+ चार्ज को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस मान को इस तरीक़े से लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्या होता है, जो E0 Cu2+ डिवाइडेड बाई Cu माइनस में क्या दिया है हमारा E0, ये हो जाता है Zn2+ डिवाइडेड बाई Zn, इसका जो मान होता है ये हमारा मानक इलेक्ट्रोड है ना, इस प्रकार से E0 सेल के बराबर होता है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाता है ई सेल, ये हो जाता है माइनस में बराबर में, और ये कितना है, इतना का मान इतना मिल गया, तो ये हो जाता है E0, और ये हो जाता है सेल। और इधर क्या बचा है भाई, इधर बचा है प्लस में RT डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है आपका 2F, और ये हो जाता है Ln, और ये हो गया आपका Cu2+ चार्ज, ये सांद्रता के साथ हो गया, और ये हो जाता है आपका Zn2+ चार्ज। तो इस प्रकार से हमको क्या हो जाता है, मान प्राप्त हो जाता है। अब जो Ln होता है, उस Ln को अगर क्या कर दिया जाता है, लॉग में बदल दिया जाता है। यहाँ पर जो Ln होता है, जब इसको लॉग में बदलते हैं तो यहाँ पर इसका जो मान है 2.303, और लॉग कितना हो जाता है हमारा 10, मतलब 10 आधार में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रकार से मान आता है। तो इसको फिर से इसके मान के आधार पर क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये हो जाता है ई सेल, ये हो जाता है आपका ई सेल नॉट में हो जाता है हमारा मानक स्थिति में,
और प्लस में क्या हो जाता है RT अपॉन, अब RT कहाँ करेंगे क्योंकि हम लोग वहाँ पर लॉग को क्या कर दिए हैं भाई, चेंज कर दिए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं प्लस, ये हो जाता है 2.303, ये हो गया RT अपॉन यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर हो गया F, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं लॉग कितना हो जाता है आपका 10, और यहाँ पर फिर से पहले जैसा Cu2 प्लस चार्ज है, और यहाँ पर क्या हो जाता है डिवाइडेड बाई Zn2 प्लस चार्ज है, इतना प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आपको पहले से पता है R का जो मान होता है वो कितना होता है और T का मान होता है वो कितना होता है, ये सब चीज़ आपको क्या है यहाँ से पता है। जैसे यहाँ पर अगर हम R के मान लिखें तो ये हमारा कितना होता है 8.341 होता है किलो जूल पर मोल, हम पहले निकाले हैं। अगर यहाँ पर T की बात करें तो 200 कितना होता है हमारा 98 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट की इसका फैराडे की बात करें तो 96,000 कितना होता है हमारा 500 होता है, 500 कूलाम होता है। तो ये सारे मान अगर क्या कर दिया जाता है उनके जगह पुट कर दिया जाता है तो हमको एक मान क्या होता है प्राप्त होता है, और ये जो मान होता है वो कितना के बराबर होता है, ये हो जाता है ई सेल इक्वल टू ये हो जाता है ई नॉट, और ये हो जाता है आपका सेल, और प्लस में आ जाता है आपका सबको गुणा करते हैं R का मान T का मान F का मान रख के जब हम क्या करते हैं मान प्राप्त करते हैं तो इसका जो मान होता है ये 0 पॉइंट कितना होता है हमारा 0591 अपॉन ये हो जाता है 2, और ये हो जाता है आपका log 10, और यहाँ से क्या हो जाता है आपका Cu2 प्लस चार्ज अपॉन यहाँ पर Zn2 प्लस चार्ज क्या होता है हमको प्राप्त होता है। तो अभी जो मान प्राप्त हुआ है ये मान आपको किस में मिल रहा है भाई, प्लस में मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से एक फार्मूला प्राप्त यहाँ से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर प्लस को हम लोग क्या कर देते हैं, मान लो माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है ई सेल बराबर कितना हो जाता है हमारा ई नॉट सेल, और इसको अगर माइनस कर दें तो 0 पॉइंट कितना हो जाता है 059, और ये हो जाता है हमारा 1 है ना, 0.5 हो गया हमारा, ये इतना पूरा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 0.0591 अपॉन कितना हो जाता है 2, ये हो जाता है लॉग, और ये जब माइनस में चला जाता है तो ये जो Zn होता है इसको ऊपर लिख दिया जाता है, इसकी सांद्रता हो गया, और नीचे क्या हो जाता है हमारा आपका कॉपर 2+ की सांद्रता। तो इस तरीक़ा से हमको एक और क्या हो जाता है उसी के आधार पर समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से डेनियल सेल के लिए क्या किया जा सकता है, नष्ट जो समीकरण है उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो चेंज किए तो ये हमारा क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो यही जो समीकरण होता है वो डेनियल के लिए नष्ट समीकरण को क्या करता है व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है भाई, निकाला जा सकता है। चलिए इसी के आधार पर एक क्या किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाता है, या हम आगे क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए। यहाँ पर अभी जो निकाले हैं उसी के आधार पर एक क्वेश्चन क्या किया गया है आपको दिया गया है। क्या दिया है देखो, एक डेनियल सेल का 25 डिग्री सेल्सीग्रेड ताप पर EMF अर्थात विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है, मतलब वोल्ट ज्ञात करना है बोल रहा है ना। विद्युत वाहक बल मतलब क्या होता है, वोल्ट ज्ञात करना है ना। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें दिया है जिंक सल्फेट और एक दिया है कॉपर सल्फेट, विलयन दिया गया है, और इसकी सांद्रता क्रमशः आपका दिया गया है। हमारा जो क्या दिया गया है जिंक सल्फेट का जो जिंक दिया है इसका जो है आपका जिंक सल्फेट का 0.001 मोल दिया है, और कॉपर का हमारा 0.1 मोल दिया है। तो उस सेल का मानक विभव भी दिया है, मानक विभव मतलब ई नॉट का मान दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इस को आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए ये जो हमारा समीकरण है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो Zn होता है, ये Zn क्या होता है हमारा, ये Zn क्या करता है, ये ऐसा है हमारा कुछ ना, फिर से पहले जैसा बनाए थे वैसा ही है। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा जिंक की क्या है हमारा छड़ है, और जिंक की छड़ किस में डूबा है भाई हमारा, ये ZnSO4 में डूबा हुआ है। यहाँ पर कॉपर की क्या है छड़ है, और ये कॉपर की छड़ किस में डूबा है हमारा, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है। अब हमारा जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है
जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भाई, डोनेट करता है। पहले हम लोग देख चुके हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, 2 चार्ज है। और ये जो जिंक आयन होता है वो विलयन में चला जाता है और इस प्रकार से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ देता है, जो आगे चल के कॉपर में जाता है। कॉपर जो होता है यहाँ पर ये 2+ चार्ज है और ये -2 चार्ज में टूटता है। ये कॉपर विलयन से क्षण में चला जाता है, जिससे क्षण धनात्मक होता है, यहाँ पर क्षण ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस के रूप में विलयन में चला, इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ जाता है, क्षण में। तो क्षण जो है ऋण आवेशित है। यहाँ पर क्या होता है, कॉपर और सल्फेट में टूटता है, कॉपर कहाँ चला जाता है, क्षण में, तो धन हो जाता है। इस तरीके से ऋण जो है धन की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर चूँकि जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कॉपर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके आधार पर इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो चलिए उसी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। चलिए, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया, हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले जैसे कर दें, Zn ये होता है हमारा, Zn पहले था सॉलिड था, अब ये क्या हो जाता है हमारा, Zn 2+ चार्ज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो गया मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्म हो गया, एक्वा हो गया, ये हमारा सॉलिड हो गया। अब यहाँ पर एक लवण सेतु लगा देते हैं। लवण सेतु लगाने के पश्चात हम लोग कॉपर 2+ के पास चलते हैं, जो कि हमारा एक्वा अवस्था में रहता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो सॉलिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी को अगर हम जो अभी डेनियल सेल के लिए जो क्या किए हैं हम लोग, जो आपका स्नेनस समीकरण निकाले हैं, उसमें क्या करते हैं, इस मान को हम लोग रखते हैं। तो हमारा मान क्या प्राप्त होता है, ये हो जाता है E इक्वल टू, ये ई सेल होता है, रियल में आप पूरा लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको पूरा लिख सकते हैं। ये हो जाता है ई सेल बराबर, ये हो जाता है ई नॉट सेल, और प्लस में क्या रहता है हमारा, ये हो जाता है आर टी नहीं करेंगे, डायरेक्ट मान को रखेंगे, तो ये कितना हो जाता है, 2.303, ये हो जाता है आर टी। अब 5 की 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो 2f हो जाता है। एल की बात करें तो एल तो ख़त्म हो चुका है, लॉग बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाता है, लॉग कितना हो जाता है आपका 10। और चूँकि यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला जैसा है, तो कॉपर क्या होता है हमारा 2+ चार्ज ऊपर की ओर, और यहाँ पर जो Zn होता है ये हमारा नीचे की ओर होता है, अगर प्लस लेते हैं तो। इसी को अगर आगे क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, तो ई सेल इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, ई नॉट हो जाता है, और ये ई नॉट मानक अवस्था को शो करता है, प्लस अब सब का मान रख दिया जाए, किसका किसका, आर का, टी का और एफ का मान रख दिया जाए, तो इसका जो मान होता है कितना होता है हमारा 0.0591 अपान कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, और ये हो जाता है log 10। और यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा Cu 2+ चार्ज, और यहाँ पर हो जाता है Zn 2+ चार्ज क्या होता है, प्राप्त होता है। ये पहले जैसा हो गया और उसी के आधार पर ये बन रहा है। अब यहाँ पर देखो इसका सांद्रता दिया गया है, किसका किसका सांद्रता दिया है भाई, ये देखो ये एक्वा अवस्था में है ना, दोनों, क्योंकि हम लोग जो है सॉलिड जो होता है ना उसको इकाई भी लिखते हैं। तो अभी जो जिंक और कॉपर आयन है वो एक्वा अवस्था में है, तो इनका सांद्रता देखो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जिंक का जो सांद्रता दिया है वो कितना दिया है हमारा 0.001 m दिया है, मोल दिया है, और यहाँ कॉपर का सांद्रता कितना दिया है हमारा 0.1 मोल दिया है। तो उस मान को यहाँ पर क्या कर दो, रख दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ई नॉट सेल, ये हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाता है आपका 0.591 अपान कितना हो जाता है 2, और ये हो जाता है log 10। और यहाँ पर इसका मान कितना दिया है भाई, उतना को हम लोग रखते हैं, तो को थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, है ना, फिर और अच्छा होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ई और ये हो गया सेल इक्वल टू ई नॉट, और ये हो जाता है आपका सेल, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 0.0591 अपान 2, लॉग कितना हो जाता है आपका 10। कॉपर का मान कितना दिया है, ये दिया है आपका 0.1 मोल दिया गया है, डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई
नीचे का मान कितना दिया है हमारा 0.001 ये मोल आपका क्या किया गया है, दिया गया है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखो आपका पॉइंट को हटाना है तो ऊपर में कितना है हमारा, एक हमारा है, तो यहाँ 3 पॉइंट है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 0 पॉइंट। अब पॉइंट को हटा रहे हैं तो ऊपर को कैसे लिख सकते हैं भाई, ये हो जाता है 0, पॉइंट हट गया तो 1, और पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में देखो 3 है, तो यहाँ पर कितना करते हैं 1 2 3 हो जाता है, ये हो गया। नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाता है 0, फिर 0, फिर 0 और एक 1 है, तो दशमलव के बाद 1 है, तो हम यहाँ पर कितना करते हैं हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं। तो ऊपर के दशमलव को हटाने के लिए नीचे का 3 मान है तो 3 जीरो लगाते हैं, नीचे का दशमलव को हटाने के लिए 1 जीरो लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सामने में 0 होता है उसका तो फिलहाल कोई मतलब नहीं है, तो सामने का जो 0 है उसको हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से इसको हटा देते हैं। ये सब खत्म हो गया, तो कितना बचा देखो 1000 और एक कितना बचा हमारा 10 बचा है। अब इस 1000 और 10 में देखेंगे तो ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो एक का कोई मतलब नहीं होता है, काटेंगे तो यहाँ पर तो या अब इस प्रकार से हम क्या करते हैं इसको करते हैं तो हमारा मान कितना प्राप्त होता है, हमारा ये जो है 100 मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से 100 बचता है, कुछ नहीं बचा है भाई, है ना। तो 10 हम 100 भी करेंगे तो 10 ही ऐसा ही आएगा, आप ऐसे भी काट सकते हैं हमारा, है ना। जैसे इसको अगर हम कितना करते हैं हमारा तो मान हमारा कितना प्राप्त होता है भाई, ये हमारा हो जाता है 1 2 और 3 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना है हमारा 10 है। तो उस स्थिति में हम काटते हैं तो कितना हो जाता है, ये हमारा 10 दम कितना हो जाता है 100, और ये 100 प्राप्त हो जाता है। तो इसी मान को आगे हम क्या कर सकते हैं हमारा ई, और ये हो जाता है आपका सेल बराबर कितना हो जाता है ई नॉट, ये हो जाता है सेल, धन में कितना हो जाता है 0.0591, अपान कितना हो जाता है 2, log 10 का 10 हो जाता है, और यहाँ पर कितना मिल रहा है हमारा 100 मिल रहा है, तो ये हो जाता है 100। अब जो है लॉग टेबल में आप जब क्या करते हैं देखते हैं तो उस स्थिति में इसका जो मान होता है वो मान कितना होता है हमारा 2 होता है भाई, 2 होता है। और यहाँ पर ई नॉट सेल का मान भी दिया है, देखो हमारा 0 पॉइंट क्या दिया है 0 वोल्ट दिया है, तो उस मान को भी यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाता है ई सेल बराबर मान क्या दिया है, माना के इलेक्ट्रॉन विभव दिया है तो कितना दिया है 1.1 दिया गया है, प्लस में क्या हो जाता है 0.0591 ये दिया गया है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। इतना का जो मान होता है वो 2 होता है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है भाई, यहाँ पर 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो कितना बचा हमारा, यहाँ पर बच गया हमारा इसके बराबर देखें अगर तो ये हो जाता है 1.1 बचा है, और साथ में क्या बचा सब कट गया तो कितना बचा है हमारा 0 पॉइंट, ये हमारा इसको हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा है हमारा, ये बच गया 1.1 धन बचा है, यहाँ पर 0.0591 ये बचा हुआ है। जब इतना को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो हमारा जो मान होता है या जो ई सेल होता है वो ई सेल का जो मान होता है ई, ये हो जाएगा सेल बराबर ई सेल बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं ई सेल बराबर ये कितना मान प्राप्त होता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 1.1592 ये मान प्राप्त होता है। जब दोनों को क्या करते हैं भाई जोड़ते हैं तो 1.1515 है ना, तो ये हो जाता है 11592 ये हमारा क्या होता है मान प्राप्त होता है। और यही हमारा ई सेल का क्या कहलाता है, हमारा EMF कहलाता है। तो अंततः यही हमको जो है क्वेश्चन के आंसर के रूप में क्या होता है प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से अगर क्वेश्चन आता है तो आप भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेनियल सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण, और उससे रिलेटेड एक क्या हो गया आपका क्वेश्चन हो गया भाई। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या करते हैं चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बैटरी है। ये क्या दिया हमारा बैटरी, या इसी को व्यापारिक सेल भी कहते हैं। बैटरी होता क्या है ये हमको जानना है। बैटरी क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक जो क्या होता है जो सेल होता है उस सेल को समूह में अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और फिर उससे विद्युत धारा जब क्या किया जाता है प्राप्त किया जाता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं बैटरी कहते हैं। मतलब कई सेल को इसमें क्या कर दिया जाता है इस प्रकार से, कई जो सेल होता है उस सेलों के समूह को अगर श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं हम लोग जोड़ करके जब उससे क्या करते हैं विद्युत धारा प्राप्त करते हैं तो जो हमारा क्या होता है जो
आपका बना हुआ जो एक यंत्र होता है, उपकरण होता है, वही क्या कहलाता है, आपका बैटरी कहलाता है। तो हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं भाई, लिख देते हैं और आगे हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। चलिए, तो 2 या 2 से अधिक यहाँ पर लिखा जाता है क्या कि 2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहले बैटरी क्या है ना, बैटरी। तो क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सेलों के समूह को जोड़कर है ना, समूह को श्रेणी क्रम में जोड़कर लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़कर, समूह को श्रेणी क्रम में जोड़कर है ना, जब विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, जब विद्युत धारा प्राप्त की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो उसे बैटरी कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बैटरी को क्या कर सकते हैं भाई, समझा सकते हैं। बैटरी क्या होता है, तो जब 2 या 2 से अधिक जो सेल होता है, अभी जो हम पढ़े हैं है ना, उस सेलों को अगर क्या करते हैं, समूह को श्रेणी क्रम में जोड़ करके जब उससे विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। और यहाँ पर जो बैटरी है, उस बैटरी को 2 भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। कितना भागों में बांटते हैं भाई, बैटरी को 2 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है हमारा प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल कहा जाता है, इसी को प्राथमिक सेल कहा जाता है। और एक होता है हमारा द्वितीयक सेल कहा जाता है, द्वितीयक सेल कहा जाता है। इस प्रकार जो बैटरी होता है या जो व्यापारिक सेल होता है, उसको कितने भागों में बांटा जाता है भाई, 2 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो इस प्रकार से कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का होता है, जिसको आगे भी हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, पहला जो सेल होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी, और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल। अब ये जो प्राथमिक सेल होता है और द्वितीयक सेल होता है, वो क्या होता है, उसको हमको थोड़ा सा क्या करना है, जानना है। तो ये जो प्राथमिक सेल होता है, इसका मतलब ये है कि यह सेल जो है, या इस प्रकार का जो सेल होता है, उस सेल में जो अभिक्रिया होता है, अर्थात प्राथमिक जो सेल है या प्राथमिक जो बैटरी है, उसमें जो अभिक्रिया होता है ना, वो एक दिशा में होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के सेल को जो है फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता है, लेको फेंको है। मतलब जब क्या किए, उसके यूज़ किए, जैसे उसका चार्ज ख़त्म तो फिर उसको फेंक दो, तो वो किसके अंतर्गत आता है, हमारा प्राथमिक बैटरी के अंतर्गत आता है। जैसे आजकल जो घड़ी का सेल होता है, घड़ी का सेल को जब लगाए रहेंगे, जब तक उसमें चार्ज रहेगा है ना, तब तक चलेगा। उसके बाद फिर जैसे ही उसका चार्ज ख़त्म तो फिर सेल को फेंक दिया जाता है। वो हमारा कैसा सेल होता है, आपका प्राथमिक सेल होता है। मतलब वह सेल जिसमें अभिक्रिया जो होता है वो एक दिशा में होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात जो चार्जेबल नहीं होता है, जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, वही आपका क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है या प्राथमिक बैटरी कहलाता है। तो यहाँ पर आप जो है प्राथमिक बैटरी का क्या लिख सकते हैं भाई, परिभाषा लिख सकते हैं। प्राथमिक बैटरी का परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, वह सेल जिसकी रासायनिक अभिक्रिया है ना, एक दिशा में चलती है, एक दिशा में क्या करती है भाई, चलती है, अर्थात है ना, जिसे पुनः आवेशित नहीं की जा सकती है, जिसे पुनः आवेशित नहीं की जा सकती है, क्या कहलाती है भाई,
प्राथमिक सेल कहलाती है, प्राथमिक सेल कहलाती है। तो इस प्रकार से प्राथमिक सेल को क्या की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है कि वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या करती है भाई, हमारा एक दिशा में चलती है, अर्थात वह सेल जिसको पुनः आवेशित या चार्जिंग नहीं की जा सकती है, वही क्या कहलाती है, आपकी प्राथमिक सेल कहलाती है। और ये जो प्राथमिक सेल होती है वो कई प्रकार की होती है ना, जैसे इसमें एक मरकरी सेल होती है, शुष्क सेल होती है। तो इस सेल को पुनः दो भागों में क्या की जाती है, बांटी जाती है। किसको, ये जो प्राथमिक सेल है, जिसको एक होती है हमारी शुष्क सेल, है ना, और एक होती है हमारी दूसरा नंबर का, वो होती है मरकरी सेल, मरकरी सेल। तो ये जो प्राथमिक सेल है वो कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की होती है, शुष्क सेल और मरकरी सेल। जिसमें हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, शुष्क सेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, मरकरी के बारे में नहीं करेंगे भाई, है ना। तो ये दो प्रकार का हो गया। तो प्राथमिक बैटरी क्या होता है, तो वह बैटरी जिनकी रासायनिक जो प्रक्रिया है वो एक दिशा में होती है ना, अर्थात जिसको पुनः चार्ज नहीं की जा सकती है, वो आपकी क्या कहलाती है, प्राथमिक सेल कहलाती है, प्राथमिक बैटरी कहलाती है। और ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक शुष्क सेल और एक होती है मरकरी सेल। अब जो है आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जो है थोड़ा सा द्वितीयक सेल के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्राथमिक सेल हो गया। द्वितीयक सेल क्या होती है भाई, तो द्वितीयक सेल वह सेल होती है जिस सेल में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो दोनों दिशा में होती है। दोनों दिशा में होती है मतलब दोनों तरफ चलती है, मतलब जिनको चार्ज ख़त्म हो जाने के पश्चात फिर से चार्ज की जा सकती है, वो आपकी क्या कहलाती है, आपका द्वितीयक जो हमारा सेल है या द्वितीयक बैटरी है कहलाती है, चार्जेबल होती है ना। जैसे मोबाइल का बैटरी उसकी बात करें तो क्या होती है, वो चार्जेबल होती है, चार्ज की जा सकती है, तो वो द्वितीयक बैटरी है। चाहेंगे तो आप यहीं पर क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। जैसे प्राथमिक है वैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, द्वितीयक बैटरी। द्वितीयक बैटरी क्या होता है, तो द्वितीयक बैटरी मतलब वह सेल या वह बैटरी, वह सेल है ना, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है ना, दोनों दिशाओं में होती है, चलती है, दोनों दिशा में क्या करती है भाई, चलती है। दोनों दिशा मतलब उत्क्रमणी बोल सकते हैं, दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात है ना। इस प्रकार के बैटरी को, इस प्रकार के बैटरी को पुनः आवेशित मतलब पुनः चार्जिंग की जा सकती है, पुनः आवेशित की जा सकती है, पुनः आवेशित की जा सकती है, ये हमारे क्या कहलाती है भाई, ये द्वितीयक सेल कहलाती है, द्वितीयक बैटरी कहलाती है, द्वितीयक बैटरी कहलाती है। तो इस प्रकार आप द्वितीयक बैटरी को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये चार्जेबल वाला है ना, फिर से चार्ज किया जा सकता है। ये भी दो प्रकार की होती है रहने को, है ना, जिसमें एक आपको होती है लेक्लांसी सेल, है ना, या इसको हम लोग जो है लेक्लांसी सेल बोल सकते हैं, जो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ये हम लोग लेक्लांसी सेल आगे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। लेक्लांसी सेल जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारा कितना हो गया भाई, दो बैटरी हो गया। कौन कौन से, हमारा प्राथमिक और द्वितीयक। चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है प्राथमिक बैटरी जो है उसके बारे में चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, शुष्क सेल, जो कि प्राथमिक जो है सेल का एक क्या है, प्रकार है। तो हम किसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं भाई, शुष्क सेल, है ना। चलिए, तो शुष्क सेल क्या होता है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारा पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो शुष्क सेल है, यह शुष्क सेल एक प्रकार का क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है, पहले आपको ये जानना है। और ये चार्जेबल नहीं है, मतलब ये क्या होता है, एक बार ख़त्म हो गया बैटरी तो फिर उसको फेंक दो। जैसे कैलकुलेटर का जो बैटरी होता है, रेडियो चलाते हैं उसका बैटरी होता है ना। उसके अलावा आपका कुछ घड़ी का जो कुछ होता है उसका बैटरी होता है, वो इस टाइप के शुष्क सेल के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार का जो सेल होता है
उस सेल की अगर हम बात करें तो बनावट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से एक जिंक का क्या होता है, खोखला इस प्रकार का आवरण होता है। किसका आवरण होता है भैया? जिंक का खोखला आवरण होता है, जो कि हमारा एनोड के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। तो ये जो खोखला आवरण आपको दिख रहा है ये किसका है हमारा भाई? ये हमारा जेडेन का है, जो किसको भांति व्यवहार करता है, हमारा एनोड के जैसा व्यवहार करता है। तो शुष्क जो सेल होता है उस शुष्क सेल में ऐसा जिंक का एक खोखला आवरण होता है, और ये जो जिंक का हमारा ये जो इस प्रकार से खोखला आपका एक भाग दिख रहा है, ये एनोड के जैसा व्यवहार करता है। इसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ? ये जो हमारा जिंक का जो आवरण होता है उसके चारों तरफ, इस तरफ, मतलब हम ये वाला पार्ट में भाग कर सकते हैं, इसके चारों तरफ इस प्रकार से इसके चारों तरफ हमारा जो है आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, NH4 और Cl, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड NH4 Cl और साथ में ZnCl2, ZnCl2 की क्या होती है, हमारी लेप चढ़ी होती है। किसके चारों तरफ भाई? वो जिंक का खोखला आवरण दिख रहा है उसके चारों तरफ। तो Zn क्या हो जाता है, Cl2। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, जिंक का क्या होता है, इस प्रकार से खोखला बाक्स होता है, और है ना, और ये जो जिंक होता है वो एनोड के जैसा व्यवहार करता है। इसके चारों तरफ जो है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या होता है, एक लेप लगा होता है। अब इस खोखले जो हमारा क्या होता है, जो आपका जो जिंक का जो खोखला पात्र होता है, इसके बीच में एक कार्बन की क्या लगा दी जाती है, इस प्रकार से इलेक्ट्रोड लगा दी जाती है। किसका भाई? हमारा कार्बन का, या इसको ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं। और ये जो कार्बन का इलेक्ट्रोड लगाई जाती है ये हमारा कैथोड के जैसे क्या करती है, बिहेव करती है। और उसके पश्चात ये जो हमारा कॉपर की जो क्या लगा है, हमारा जो यहाँ पर कैथोड लगाए हैं, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो है, ये हम इस वाला भाग में बोल सकते हैं, इस वाला भाग में मैग्नीज डाइऑक्साइड और साथ में कॉपर क्या कर दी जाती है, भर दी जाती है। ये वाला जो पोर्शन होता है उसमें क्या भर दी जाती है भाई? ये भर दी जाती है मैग्नीज डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, और साथ में कॉपर का जो है चूर्ण क्या कर दी जाती है, भर दी जाती है। और भर देने के पश्चात ये हमारा जो जिंक की जो क्या होती है, हमारी जो जिंक की हमारी ये बाहर में जो हमारा ये जो खोखला आवरण है जिसमें इसका लेप लगा है, इसको फिर स्टील के साथ क्या कर दी जाती है, इस प्रकार से पैक कर दी जाती है बाहर से, और क्या कर दी जाती है, पैक कर दी जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर में थोड़ा सा कागज़ का भी एक लीक प्रूफ लगा दी जाती है। तो इस प्रकार से लगभग सेल क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। ये हो गया हमारा सेल तैयार। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो शुष्क का क्या होता है, सेल होता है, इस शुष्क सेल में हमारा जिंक का क्या होता है, इस प्रकार से खोखला आवरण होता है जो एनोड के जैसा व्यवहार करता है। जिंक के खोखले आवरण के चारों तरफ जो है किसका पेस्ट लगा होता है, हमारा ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट लगा होता है। अब उस खोखले आवरण वाले जो जिंक होता है उसके बीच में क्या डाल दिया जाता है भाई, हमारा ये इस प्रकार से एक कार्बन का एक इलेक्ट्रोड डुबा दिया जाता है, रख दिया जाता है, जो कैथोड के जैसा व्यवहार करता है। फिर इस कार्बन इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इस प्रकार से क्या भर दिया जाता है, आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भर दिया जाता है। और फिर जो है पूरे जो जिंक का हमारा क्या होता है, खोखला आवरण जिसमें पूरा भर चुका है, उसको स्टील के आवरण से कवर कर दिया जाता है। अब इसके पश्चात इसको क्या किया जाता है, जब इसको टॉर्च में क्या किया जाता है, जैसे इसको फिट किया जाता है, इसका परिपथ क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जैसे ही परिपथ क्या होता है, पूर्ण होता है, वैसे ही यहाँ से जो जेडेन होता है, जिंक होता है, जो एनोड के जैसा व्यवहार करता है, ये हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है भाई, तुरंत डोनेट करता है, अर्थात ये ऑक्सीडेशन के जैसा व्यवहार करता है, मतलब ऑक्सीकरण के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। तो जिंक वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया। अब वो जो जिंक होता है इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्यागता है, तो यहाँ बाहर में क्या रहता है, हमारा मैग्नीज रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को तुरंत क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। तो ये हो जाता है मैग्नीज के डाइऑक्साइड। साथ में क्या रहता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड टूटता है तो अमोनियम आयन और क्लोरीन आयन बनाता है। तो यहाँ पर अमोनियम आयन को
यहाँ पर लिख लिया जाता है ये प्लस, और उसके पश्चात साथ में और भी क्या होता है हमारा भाई, और तो फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये ले लिया जाता है। और कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी आता है। अब इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका बैलेंस करने के लिए मात्रा कितना ले लेते हैं हम लोग, 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर प्रक्रिया होने से क्या क्या बनता है, तो यहाँ से बनता है आपका M, ये हो जाता है आपका MnO3 बनाता है। साथ ही यहाँ पर अमोनिया गैस बनाता है, अमोनिया गैस जिसका फार्मूला NH3 होता है। और साथ ही 2 दूने 4, अर्थात यहाँ पर पानी के अणु क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। तो 2 दूने कितना हो जाता है, 4। अब थोड़ा सा देख लो दोनों तरफ इसका मान सही है नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैग्नीज की बात करें 1 है, इधर हमारा कितना है, 2 है। तो बैलेंस करने के लिए सामने में हम कितना लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं। तो 2 मैग्नीज इधर हो गया, 2 मैग्नीज इधर हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के देखें तो 2 दूने कितना है, 4, 4 इधर भी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कितना हो जाता है, ये तो हमारा हो गया। तो इसको थोड़ा सा हमको कम करना पड़ेगा, किसको कम करना पड़ेगा भाई, ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कितना कर देंगे, H2O कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है हमारा टोटल, नाइट्रोजन को भी 2 करेंगे तो इसको भी बैलेंस कर दो। तो यहाँ पर कितना कर दो, 2 कर दो। अब यहाँ पर देखो मैग्नीज 2, मैग्नीज 2, ऑक्सीजन 2 दूने 4, और इधर भी हमारा कितना है, हमारा 3 और 1 4, ठीक हो गया। और नाइट्रोजन कितना है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 4 दूनी 8 है, और इधर 3 दूनी 6 और 2 8 है, मतलब बिल्कुल क्या है, सही है। अब यहाँ पर इस प्रक्रिया को हम अपचयन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपचयन। अब यहाँ पर अपचयन जब होता है, अपचयन होने के पश्चात जब समीकरण को पूर्ण किया जाता है, दोनों साइड रहता है वो कट जाता है सेम सेम होने के कारण। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये अभिकारक साइड है, वो उत्पाद साइड है, तो कट जाता है। और कुछ कटने वाला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो बाकी जितना है उसको क्या कर दिया जाता है, सेम टू सेम उतार दिया जाता है। तो क्या बनेगा, देखो भाई यहाँ पर ऊपर में क्या है, Zn, इस पक्ष की बात कर रहे हैं, तीर के इस वाला, तो Zn है। साथ में कितना है हमारा 2, ये है हमारा MnO2 है। साथ में क्या है 2NH, क्या है हमारा 4, जो कि प्लस चार्ज के रूप में है। और तो इस साइड वाला नहीं है। अब उस साइड चले जाओ तो क्या बचा है हमारा, ये बचा है हमारा Zn2 प्लस, ये हो गया प्लस, यहाँ पर क्या बचा है हमारा Mn2O3, साथ में क्या बचा है हमारा 2NH3, और साथ में क्या बचा है हमारा H2O। तो इस प्रकार से फाइनल क्या हो जाता है, समीकरण क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इससे फिर जो है ऊर्जा निकलता है, मतलब प्रकाश निकलता है, विद्युत निकलता है, जिसका प्रयोग टार्च बनाने में, कैलकुलेटर चलाने में या अन्य चीज़ों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से शुष्क सेल को क्या किया जा सकता है, समझाया और लिखा जा सकता है। तो इसको थ्योरी लिखना जो मैं बोला हूँ, एक बढ़िया से चित्र बनाना जैसे मैं बनाया हूँ, और एक बढ़िया से रासायनिक समीकरण लिखना जैसे मैं लिखा हूँ। तो ये होता है हमारा कौन सा सेल, शुष्क सेल। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही करते हैं। कल हम जो है द्वितीयक सेल और द्वितीयक सेल के प्रकार, और एक तृतीयक सेल, एक और है हम लोग द्वितीय ईंधन सेल जिसको बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ संचारण के बारे में भी कल चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं भाई।